मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को बड़े तोहफों का किया ऐलान। कृष्ण नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का फैसला। अमरावती को 5 बड़े शहरों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का किया ऐलान। बिहार में बुद्ध सर्किट के लिए 4,553 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। महाराष्ट्र के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार भी बैठक में शामिल। यूपी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों का ऐलान। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 23 सीटों पर अभी भी फंसा है पेच। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट ने निकाला 85-85 का फॉर्मूला। यूपी उपचुनाव में इंडी अलायंस के साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ पोस्ट की तस्वीर, तो बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कसा तंज। नामांकन में प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति पर बीजेपी को घोर आपत्ति है। कहा, पूरा देश मांग रहा है संपत्ति पर सफाई। गांधी परिवार के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बोले आदित्य ठाकरे, गठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं। महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनाने का किया दावा। चीन के साथ बातचीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, एलएसी के कुछ क्षेत्रों को लेकर चीन के साथ बातचीत जारी है। आज रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना। ओडिशा, बंगाल समेत 6 राज्यों में तूफान दाना का अलर्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी और एनवीडिया के सीईओ मुंबई में एक मंच पर आए साथ भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर हुई बात। अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, मां जमुना तुम्हें कभी माफ नहीं कर। हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब हो गई है। उनका दावा, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यमुना नदी में डुबकी लगाई थी आज। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें वीरेंद्र सचदेवा की, और उनका ऐसा दावा है साहब की तबीयत खराब हो गई। ये देखिए आप, यमुना में डुबकी लगाई थी वीरेंद्र सचदेवा ने। यमुना में डुबकी लगाई, तबीयत खराब हो गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी त्वचा में रैशेज निकल आए हैं, शरीर में खुजली हो रही है। यहां तक तो ठीक था साहब, आगे है कि सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर थी, जब वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई। वो क्या करना चाह रहे थे? वो आईना दिखाना चाह रहे थे संभवतः आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। वो कथित जो है 7-8 हजार के कथित घोटाले को लेकर आए थे कि हाँ साहब घोटाला हुआ। वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, वो तो आए नहीं, चलिए मैं आ गया। और यहाँ उन्होंने लगा ली डुबकी। और ये देखिए, अच्छा ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी आ गई है सामने। ये देखिए, आप पढ़िए उसमें जो जो लिखा है। ये वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत जो है वो खराब हो गई है। बड़ी खबर है, प्रदूषित पानी में डुबकी, यमुना जी में डुबकी। यमुना जी में डुबकी लगाने के बाद, वैसे वो कह रहे थे यमुना जी माफ नहीं करेंगी अरविंद केजरीवाल जी को, और अब त्वचा में खुजली, रैशेज, और सबसे बड़ी बात तो यह सांस लेने में तकलीफ। अस्पताल जाना पड़ा है उनको, वीरेंद्र सचदेवा को अस्पताल जाना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के भाई स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, और यमुना सफाई के नाम पर 85-100 करोड़ के घोटाले का भी उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन डुबकी लगाने के बाद वीरेंद्र सचदेवा की खुद की तबीयत जो है वो अब खराब हो गई। सबसे पहले इसी खबर की बात करेंगे।
अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ जमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज हम यहाँ पर खड़े होकर दिल्ली की जनता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि 8,500 रुपए का हिसाब दे दो। 3 नौटंकियों से कोई परिणाम नहीं निकलता। सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से जो कालुंदी कुंज में गंदा पानी छोड़ा जाता है, उसकी सफाई कौन करेगा? हरियाणा से जो गंदा पानी आता है, उसकी सफाई कौन करेगा? वह तो राजनीति में बिजी थे, वह तो जेल से सरकार चलाने में बिजी थे, तो उनको असल में क्या है कि दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं। और दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जो एलजी साहब ने ठीक कहा कि हरियाणा प्रदूषण बढ़ा रहा है, पंजाब प्रदूषण कम कर रहा है। पोल्यूशन के इशू है, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो वो ब्लेम गेम होता है कि ये सरकार है या ये सरकार है, उसके वजह से नहीं। कि यमुना से तो माफ़ी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। क्या यमुना साफ करने से का वादा करने से पहले ये बात आतिशी को और केजरीवाल को नहीं पता थी या आप पार्टी को नहीं पता थी? तबीयत खराब हो गई है साहब। अभी जो जानकारी मुझे मिल रही है, वीरेंद्र सचदेवा यमुना में सिर्फ कुछ मिनट डुबकी लगाने गए थे, सिर्फ कुछ मिनट। ये देखिए वो तस्वीरें। और अब जो खबर है, उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस लेने में तकलीफ, और बताया जा रहा है उनको अस्पताल दौड़ना पड़ा। 3 दिन की दवाइयां अब उनको लेनी पड़ेंगी। कुछ मिनट, एक डुबकी लगाई ना शायद, अच्छा एक ही डुबकी लगाई, तबीयत खराब हो गई। यमुना जी में ये हाल हो गया। आप सोचिए, मतलब हजारों लाखों श्रद्धालुओं का फिर क्या होगा। अभी 10 दिन बाद है ना छठ, जो करीब 10 दिन बाद छठ पर यमुना नदी के उस कथित सो कॉल्ड जहरीले झाग वाले, अच्छा यहां तो झाग भी नहीं नजर आ रहा है, उन्होंने तो शायद देखा होगा भी कहां डुबकी लगाई जा सकती है। ये तो कोई ठीक ठाक से पानी में ही उन्होंने जहां देखा कि झाग नहीं है, वहीं डुबकी लगाई। इनकी भी तबीयत खराब हो गई। जहरीले झाग वाले पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। लेकिन आज यमुना नदी के इसी जहरीले पानी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई। बीजेपी का कहना है कि डुबकी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनका दावा याद दिलाने के लिए लगाई थी। 10 साल पहले कहा था कि वो दिल्ली को लंदन की टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे। 15 में कहा था कि लोग यमुना पर पिकनिक मनाने जाएंगे। फिर 16 में कहा सबको लेकर जाऊंगा। 21 में कहा कि मैं डुबकी लगाऊंगा। 25 में चुनाव होंगे, अगले चुनावों से पहले अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई तो मुझे वोट मत देना। ये सब दावे थे, वादे थे साहब। बीजेपी, अच्छा ये देखिए फिर खाली सिंहासन रखे गए, मोटा मोटा अरविंद केजरीवाल और लिखा गया उसके ऊपर। यमुना सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को उनका वादा याद दिलाने के लिए कल बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी जी का भी नाम, उनको यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया कि आइए डुबकी लगाते हैं। इसके लिए बाकायदा यमुना के किनारे रेड कारपेट, देख रहे हैं आप, पूरी तैयारी, रेड कारपेट बिछाकर दोनों नेताओं के नाम पर भी सिंहासन लगाया गया था। और आज वीरेंद्र सचदेवा ने जहरीले पानी में डुबकी लगाकर कहा कि प्रदूषण के लिए यमुना जी दिल्ली सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इसके जवाब में अब उनकी तबीयत खराब हो गई है साहब। वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब हो गई है। वो बता रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ, रैशेज, ना जाने क्या क्या, अस्पताल जाना पड़ा उनको। 3 दिन की दवाइयां अब उनको लेनी पड़ेगी। इसके जवाब में दिल्ली सरकार का क्या कहना है कि यमुना प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार, यमुना जो हरियाणा से, यमुना जो दिल्ली में आती है, वहीं पर जो है इतना अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया जाता है। अच्छा ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये दिल्ली का जो सफ़ेद झाग है ना, ये केमिकल वाला झाग, यमुना जी क्या हाल हो गया सरकार। पहले एक बार हम आपको बयान सुनाते हैं, सारे बयान सुनाइए साहब, क्या बीजेपी कह रही है, क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, सुनाइए एक बार। मैं तो माँ यमुना को आया था कि देखने के लिए कि हम शर्मिंदा हैं, हमारी ये हालत है, क्योंकि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खाने का काम किया। और मुझे चिंता है कि 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्यौहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफ़ी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है।
वो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं तो वो हरियाणा सरकार से बात करें और जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको बंद कराएं। सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि केजरीवाल जी ने ऐसा कोई दावा किया भी था या बीजेपी के आरोप हवा हवाई हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वाकई कुछ ऐसा दावा किया था कि मैं भी डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं जिसको लेकर आज वीरेंद्र सचदेवा डुबकी लगाने पहुंच गए, तबीयत खराब हो गई। उन्होंने यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया था, सुनाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हुए हो? काफी लोग गए हैं यहाँ पे। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। इतनी साफ कर देंगे यमुना। मतलब सोचिए, ये बयान था उनका, अब उसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, रैशेज हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल जाना पड़ा वीरेंद्र सचदेवा जी को। मतलब यमुना नदी की ये स्थिति तब है जब करीब 30 साल, मतलब ऐसा नहीं है कि सफाई की अभी कोई मुहिम शुरू हुई हो, 94 से 1994 से यमुना की सफाई की कोशिशें हो रही है। सबसे बड़ा कार्यकाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार का रहा। कांग्रेस का शासन 15 साल, बीजेपी के करीब 5 साल, अरविंद केजरीवाल जी का कितना हो गया, 10 साल हो गया ना, 10 साल से हैं। तीनों ही पार्टियों ने यमुना की सफाई को लेकर अपने अपने दावे किए, लेकिन हाल देखिए आज आप। सबसे चौंकाने वाला दावा 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी ने कहा कि केंद्र और डीडीए का सहयोग मिला तो यमुना को टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे। उस नदी से तुलना की यमुना जी की पूजा के लोग करते हैं। फिर भी 30 साल की कड़ी कोशिशों के बाद भी टेम्स नदी इतनी साफ हो गई कि वहां का पानी आप हाथ में लेकर ना पी सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां तो डुबकी लगाइए कुछ मिनट, सचदेवा जी की तबीयत खराब हो गई। जिस यमुना की लोग देवी मानकर पूजा करते हैं, यमुना जी कहा जाता है, उसकी 30 साल से सफाई की कोशिशें गंदे नाले में तब्दील हो गई। तो सब हार्ड फैक्ट्स है ना। बात की आखिर यमुना के इस हाल के लिए ना जिम्मेदार कौन है? मतलब ये होता है ना, हर साल की यही कहानी, हम हर साल ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। क्यों हर साल इस मौसम में सबको यमुना की सफाई का ख्याल आता है? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में ही यमुना के प्रदूषित होने की चर्चा होती क्यों है। इसके लिए आपको ना एक मैप मैं आपको दिखाता हूं, एक मैप देखिएगा। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में, ये देखिए आप, ये 1370 किलोमीटर यमुना जी, ठीक, ये उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में गंगा जी के साथ इस नदी का समागम होता है। संगम कहते हैं, आप जानते हैं। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना नदी की कुल लंबाई है 1370 किलोमीटर। कितनी? 1370। इस 1370 किलोमीटर का 54 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में बहता है, 54 किलोमीटर दिल्ली, ठीक। और इसमें से भी ना 54 में से भी एक 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वजीराबाद वाला, वो 2% ओवरऑल का है, 2% है, जहां से 76% यमुना में प्रदूषण फैलता है। मतलब आप सोचिए, शायद अगर ये हिस्सा को किसी तरह से साफ कर दिया जाए तो दिल्ली की यमुना 76% तक साफ हो जाए। सिर्फ एक 22 किलोमीटर की पट्टी है, 22 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना की सफाई के लिए पिछले 7 वर्षों में 7,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अप्रैल 2023 में जारी दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं के मुताबिक 17-18 से 2020-21 के बीच अलग अलग विभागों ने यमुना की सफाई के लिए 6,856 करोड़, 7,000 करोड़ के करीब खर्च किए। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपए जारी किए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यमुना की सफाई के लिए 1951 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3500 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज यमुना नदी में बहाया जाता है। वैसे बीजेपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दे रही है। क्या अरविंद केजरीवाल को साहब ये चुनौती स्वीकार होगी? अच्छा, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, 18 महीने उनको जेल में रहना पड़ा, करीबन 872 दिन, 18 महीने जेल में रहकर आए। आज उन्होंने मीडिया से बात की, मैंने उनसे बात की, सुनाते हैं आज आपको। खास मेहमान है आज हमारे साथ, देश नहीं झुकने देंगे में, सत्येंद्र जैन जी हैं। आप जानते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हेल्दी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको, मतलब हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन है? बिल्कुल फिट है जी। हैं जी? फाइटिंग फिट।
फाइटिंग फिट, अब चुनाव है 2-3 महीने में फिर। हाँ तो फिर कह दिया ना फाइटिंग फिट। अच्छा, नहीं तो क्या तैयारी है, कुछ बताइए ना। मतलब हम लोग तो चिंता में थे भाई, आपने बताया आप 38 किलो आपका वजन कम हो गया, खाना अन्न त्यागा हुआ था 1 साल जेल में, फिर कुछ कोरोना के टाइम आपने बोला था यादाश्त पर भी कुछ था, तो अब ठीक है, मतलब लड़ाई है पूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। जो आपने बताया वजन कम हुआ था, ठीक है वो कम हुआ था, अब बेटर है और अच्छा। अब ठीक है। अब ये यमुना में जो डुबकी लगाने गए सचदेवा जी, देखिए आपने वो तस्वीरें, वो सुबह सुबह गए डुबकी लगा के आए और पूरे सिंहासन लगाए थे, कोई आया नहीं। ये तो मुझे लगता है हमारे को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने। अच्छा। जो पहले गंदगी ज़्यादा थी से थोड़ा कम हुई है। हाँ। भाई पहले तो कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता था। 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना नदी को साफ करेंगे। 15 में कहा था, 15 में कहा था, 16 में कहा था, वो कहा था वो। पर चलो मेरे को 20 में कहा था। अच्छा, मुझे 20 में दे दिया था। 15 में कहा था, लेकिन हाँ ठीक है। वो पिकनिक बनाने की बात कही थी कि यमुना में पिकनिक बनाएंगे 15, फिर 16, फिर अब ये कहा था कि हम इसको यमुना को साफ कर देंगे जी। और 2025 इलेक्शन से पहले आपको मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। हाँ जी। और ये स्पेसिफिक काम मुझे दिया गया कि हाँ। भी इसको साफ करो। शुरू में आप प्रोजेक्ट के हेड थे उस, ठीक। मुझे जल मंत्रालय दिया हाँ जी, गया हाँ जी। था। दिल्ली के अंदर कोरोना, पूरे देश में कोरोना आया, महामारी आई, तो 1.5-2 साल उसमें बर्बाद हुए, सबके हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यमुना को साफ करने का काम वॉर फुटिंग पे आज भी चल रहा है और आने वाले कुछ समय में यमुना 100% साफ होगी और आपको सचदेवा जी की तरह मैं ड्रामा नहीं, मैं सचमुच में आपको डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब मेरा छोड़िए, मतलब पहले केजरीवाल जी डुबकी लगाएंगे चुनावों से पहले? देखो चुनावों से पहले अभी जैसे 3 महीने में, 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ, 3 महीने में शायद चुनाव अगर हो जाएंगे, 3-3.5 महीने में, तो अगर मैं गलत नहीं, उनका एक बयान था जिस पर आज सचदेवा जी गए थे, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने 21 में कहा था कि अगले चुनाव से पहले अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई तो मुझे वोट मत देना, कोट एंड उनके। तो क्या अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे यमुना जी में चुनावों से पहले? 1 और 2, जो अभी आपने कहा 25 से पहले या 25 में यमुना साफ हो जाएगी? 2 सवाल। 1 मिनट दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 2 साल, लगभग 2 साल कोरोना में लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, काम नहीं हुआ। ठीक। तो वो सबको पता है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे देश भर के सारे प्रोजेक्ट डिले हुए। 1.5 से 2 साल का तो वो डिले हो गया। उसके बाद जब हम दोबारा से स्टार्ट किया, हमने कहा उसको टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसी टाइम में पूरा करेंगे। ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया पहले, फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। अब डुबकी लगेगी नहीं लगेगी बस ये बता दीजिए, फिर मैं आगे 25 से चुनावों से पहले उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा था वोट मत देना अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई। आप ये बात बताओ, लॉकडाउन का तो नहीं पता था? हाँ, कि लॉकडाउन लगा देंगे आप, तो नहीं लगेगी? मतलब नहीं, क्या बता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल और सही, 1.5 से 2 साल के अंदर यमुना को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो डेडलाइन अब 27 है, 26 एंड या 27 नहीं आ जाए, बिल्कुल पक्का करके दिखाएं। इतना बुरा हाल है क्यों सत्येंद्र जी, आप बताएंगे? मैं भी पीसी सुन रहा था आतिशी जी के आपके साथ, तो आप लोग कह रहे थे यूपी और हरियाणा से जो है वो अनट्रीटेड सीवेज, वो वेस्ट डाला गया। मैं बताया था। एक तो ना झाग दिखते होंगे यमुना में, बहुत बड़े झाग, सफेद झाग। बहुत सारी जनता को होती है चिंता, ये चक्कर क्या है यार, हर बारी छठ पूजा आती है और इतने मतलब 4-4 फुट ऊंचे, 6-6 फुट ऊंचे झाग आ जाते हैं। सर वहाँ पर 12 गेट हैं जो पानी को रोकते हैं। ठीक। और उसको चलाता है यूपी जल निगम, यूपी इरीगेशन डिपार्टमेंट चलाता है। अच्छा। सारे गेट बंद कर देते हैं, 2-3 खोलते हैं, सारे खुलवा दो, झाग भी चले जाएंगे। झाग कुछ है ही नहीं, ये तो उसके लिए छठ पूजा के लिए बनाए जाते हैं ताकि एक बहुत बड़ा हंगामा बनाए। कौन बनाता है? यूपी जल निगम जिसके पास है, यूपी की सरकार जिसके पास है वही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये झाग यूपी की वजह से है, हरियाणा बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से। AQI सर, AQI वाला भी बता दीजिए, 2 ही मुद्दे हैं जो पोल्यूशन के हैं। चलो उसको भी बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट थे, हमने बंद कर दिए दिल्ली के अंदर। ठीक। पर NCR के अंदर जो थे 6-7, यूपी में और हरियाणा में, वो भी NCR में, ये तो बंद नहीं किए उन्होंने। अरे भाई जो धुआं निकलता है उसका, जो उसके अंदर से पोल्यूशन निकलता है, उसको नहीं पता कि दिल्ली आना नहीं आया, वो तो आ ही जाता है। ठीक। दिल्ली के अंदर जितने भी भट्टे थे ईंटों के, ब्रिक किलेंस, 3,500 ब्रिक किलेंस दिल्ली के आसपास चल रहे हैं अभी भी। दिल्ली में जितने थे सारे बंद कर दिए गए। हमने बंद नहीं किए, हमसे पहले वाली सरकार ने बंद किए थे, हम उसको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बंद किए, बंद कर दिए ना, सारे बंद हो गए। पर जो दिल्ली के बॉर्डर पे 3,500 चल रहे हैं, उसमें 24 घंटे धुआं निकलता है, 2 घंटे नहीं निकलता यार। उसको पता नहीं है कि दिल्ली नहीं आना, वो भी दिल्ली आ जाता है। वो भी दिल्ली आ रहा है। दिल्ली के अंदर सारी बसें हमने CNG कर दी, अब नहीं, सालों से। अब तो 2000 डीजल वाले बाहर से आ रहे अब हैं। सारी इलेक्ट्रिक कर दी। और जितने भी दिल्ली बॉर्डर पे चल रही हैं बसें, सारी डीजल की चल रही हैं। आप ऐसा करो, आनंद विहार चले जाओ। आनंद विहार और दिल्ली के बीच में एक लाइन है, रोड है बस, इस तरफ यूपी है, इस तरफ दिल्ली है। इस तरफ दिल्ली का बस स्टैंड है, आनंद बस स्टैंड, उधर यूपी वाला है। अगर यूपी वाले में 5 मिनट आप खड़े हो जाओ तो पता लग जाएगा आपको, ना बेहोश हो जाओ, 5 मिनट में आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि आप
दिल्ली में रहते हो। अब यूपी वाला हो गया, पंजाब को लेकर फिर आपकी लिस्ट से गायब हो जाता है। पंजाब 21 में था, पंजाब की पराली जिम्मेदार आ जाता हूँ हाँ, ना, हाँ, मैं हाँ। पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, बिल्कुल सर, आप हाँ। जो पूछेंगे हम बिल्कुल जवाब दें। ठीक ठीक जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जो पराली जलाई जाती थी पंजाब में, उसकी फायर जो है आधी रह गई, बट हरियाणा में और यूपी में 1.5 गुना होगी। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा मामले पराली जलाने के जो 1500 से ज़्यादा इस बार भी तो पंजाब से ही हैं। हाँ, परसेंटेज वाइज आप कह देंगे 50% कट हो गया, वो सेंटर के आंकड़े हैं, मैं मान लूँगा, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा पराली जलने के केसेस वो तो पंजाब से ही हैं। अगर गलत है तो बताइए। आधे हुए ना, कम तो हुए। एक मिनट सुनो, सबसे ज़्यादा कहाँ है सर? यूपी में क्यों बढ़े? सबसे नहीं ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ। सबसे ज़्यादा पंजाब में है, परंतु उसने आधे कर दिए, अगले साल में और आधे करेंगे, उससे अगले साल बंद खत्म कर देंगे, 0 कर देंगे। पर उसको चीज़ को जो मान लो 35,000 केसेस थे, आज 15,000 रह गए, तो 15,000 पे लाए ना, 35 से 70 तो नहीं हुए। अगर उसको भी 1.5 गुना करते तो कितना पोल्यूशन होता? नहीं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जैसे जिम्मेदार फिर पंजाब भी है ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? अच्छा। मैं तो मान रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पंजाब भी है, दिल्ली भी है, यूपी भी है, हरियाणा भी है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ कि अगर उस पोल्यूशन से मैं मर रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है ना, मैं आपको रोकूँ। आप मेरे बराबर में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं तो आपको पीने से मैं मना तो करूंगा ना, आपको हाईलाइट तो करूंगा, सर जी अपने भट्टे बंद कर दो। मैं चिल्लाऊंगा तो सही कि इतने सारे पावर प्लांट है उनको बंद कर दो, आप क्यों ज़्यादा लगा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है उसको बंद तो कर दो, इतना तो मेरा हक बनता है। तो हरियाणा को भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब को हमें मुझे भी कहना चाहिए ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं भाई साहब उनको रिक्वेस्ट तो करूंगा, हाथ तो जोड़ूंगा, जनता को तो बताऊँ। दिल्ली की जनता जो चिल्लाएगी, दिल्ली की जनता को क्या लगता है यार? टीवी चैनल वालों ने कहा था केजरीवाल ने कर दिया। अरे भाई साहब केजरीवाल ने नहीं किया, केजरीवाल तो कोशिश कर रहा है। पर हाँ, एक बात अलग है कि भाई साहब दूसरे लोग बदनाम करने के लिए वो और ज़्यादा कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगले आने वाले थोड़े समय में ये भी ठीक हो जाएगी। एक आखिरी सवाल बस जल्दी से, चुनावों को लेकर 2 से ढाई 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस भी वैसे इन मुद्दों पर कह रही है कि आप लोगों के बस की नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है, ये तो कांग्रेस का पक्ष। तो क्या मतलब कोई अलायंस की गुंजाइश है कांग्रेस के साथ? नहीं है क्या? सिंपैथी फैक्टर है एक, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप 18 महीने जेल रहे, सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल, तो क्या कोई दिल्ली वालों के मन में कोई सिंपैथी भी है या कुछ सवाल हैं? पहली बात मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है कि इनके बस की नहीं है, क्या बस की नहीं है? ये कांग्रेस ने बोला ये यमुना में पोल्यूशन और AQI आम आदमी पार्टी के बस की नहीं है। अच्छा, उसका मैंने जवाब आपको दे दिया। जी हाँ, ठीक है। जो कांग्रेस ने सुन लिया होगा। कोई बात नहीं, जो हमने मुद्दा बनाया हम क्या बात है, हमने खुद ही तो बनाया था। मैं एक छोटी सी बात जो ऐड करना चाहूँगा जी, अगर आप पोल्यूशन के बारे में देखना चाहते हो, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बनारस है। अब 10 साल का डाटा ले लेना, 10 साल में कितने दिन ऐसे थे जिस दिन दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से ज़्यादा था? उंगलियों पे गिन पाएंगे आप। बनारस में ऐसा क्या था कि जो वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है? अरे भाई साहब दिल्ली का हमने कम कर लिया, नहीं तो दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन यूपी ने किसी को ब्लेम नहीं किया ना सर फिर। अरे यार समझे नहीं, मतलब ब्लेम मैं आज भी नहीं कर रहा। मैं बनारस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि भाई साहब एक बार देख लो, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका वहीं की वहीं रह गया, हमने अपने को कम कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की, जिनकी 12 करोड़ की संपत्ति पर बीजेपी को घोर आपत्ति हो गई है। बवाल छिड़ गया है, संपत्ति पर संग्राम। हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। आप कितनी भी एजेंसियां आ जाए, उनके जितने भी सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए मैं राजी हूँ। जब फाइनल एडजुडिकेशन हो जाएगा तब आरोप लगाए तो समझ में इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर शेडी लैंड डील्स कर रही थी। देश की जनता एक करप्ट वाड्रा परिवार से सवाल पूछ रही है। ये सभी रिक्वायर्ड जांच एजेंसीज के संज्ञान में लाया जाए। फिर रॉबर्ट वाड्रा के जो जीवन के विवादित पहलू हैं उस पर लोगों की निगाह जाएंगे और हम सबों को याद रखना चाहिए कि इसी भारतीय उपमहाद्वीप दिस इज लैंड चोर and tax chore party. The answer is pretty clear and evident to the country to see that these are all politically motivated IT notices which are under dispute and which has been honestly shared by her in her affidavit. वायनाड के लोगों के दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं, वहाँ के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं।
अभी आज की एक और बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, ठीक। और नामांकन में प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर जो जानकारी दी, उसको लेकर थोड़ा विवाद हो गया है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में प्रियंका वाड्रा ने अपनी संपत्ति कुल 12 करोड़ बताई, 12 करोड़। इसके अलावा प्रियंका ने हलफनामे में 16 लाख रुपए के कर्ज का भी जिक्र किया। 12 करोड़ प्रियंका वाड्रा। पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 66 करोड़। रॉबर्ट वाड्रा 66 करोड़, 12 करोड़ प्रियंका वाड्रा। बीजेपी का क्या आरोप है कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की झूठी जानकारी दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दोनों ने चुनाव आयोग और देश से अपनी संपत्ति छिपाई है। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने शिमला में घर की कीमत 10 गुना कम करके बताई। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की जितनी आमदनी बताई गई है, उससे ज्यादा तो इनकम टैक्स बन रहा है। यह कैसे पॉसिबल? बीजेपी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका वाड्रा की संपत्ति को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। पहले ऐसा करते हैं, आपको दोनों के रिएक्शन सुनाते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा पूरी खबर है क्या, कि संपत्ति पर बीजेपी की क्या आपत्ति है ना, वो मैं आपको सबसे पहले सुना देते हैं। सुनाइए भाई। जैसा मैंने कहा, ये हलफनामा, ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं। जो आरोप लगेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा, ये सारा तो चलता रहेगा, क्योंकि ये राजनीति है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, कोई भी आरोप जो भी होते हैं, कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई है, कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है। और कभी भी अगर कोई भी सवाल है कोई भी एजेंसियों का, मैं जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। और ज़रूर राजनीति और ये सब आरोपों को अलग रखना चाहिए। अच्छा, बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है कि प्रियंका की घोषित संपत्ति में गड़बड़ी है और असल में संपत्ति घोषित संपत्ति से कहीं ज्यादा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जैसे प्रियंका वाड्रा ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने पहले आपको बताया 12 करोड़ की संपत्ति प्रियंका वाड्रा के पास, 12 करोड़, 4 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति और 7 करोड़ 74 लाख की अचल संपत्ति। ये उनका एफिडेविट है, ठीक। कुल 12 करोड़ हो गया। चुनाव आयोग को दिया हलफनामे में प्रियंका वाड्रा ने बताया कि चल संपत्तियों में उनके पास 3 बैंक खातों में कुछ पैसे जमा है, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से तोहफे में दी गई एक होंडा सीआरवी कार और 4400 ग्राम से अधिक सोना है। मौजूदा कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। सभी को मिला दिया है तो हो जाता है 4 करोड़ 24 लाख, ठीक। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा ने बताया कि उनके पास दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली आधी हिस्सेदारी वाली 2 कृषि भूमि और वहां बने फार्म हाउसेस की आधी हिस्सेदारी इसमें शामिल है। इन सभी की मौजूदा कीमत हो जाती है 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रियंका जी के पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, जिसकी मौजूदा कीमत 5 करोड़ 63 लाख के करीब है। कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति उनके पास है। अब सुनिए हलफनामे में क्या है। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास करीब 65.5 करोड़ की संपत्ति है। 65 करोड़, 65.5 करोड़, जिसमें से 38 करोड़ की चल संपत्ति और 27-28 करोड़ की अचल संपत्ति है। प्रियंका वाड्रा के हलफनामे में यह भी बताया गया कि आयकर विभाग ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से 78 करोड़ मांगे हैं। टैक्स लायबिलिटी 78 करोड़, हालांकि वो अपील में है मामला। आयकर विभाग की इस मांग के खिलाफ अपील की गई है 78 करोड़, जो भी पेंडिंग है। बीजेपी पूछ रही है कि साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिमांड ज्यादा। दरअसल हलफनामे के मुताबिक प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों की कुल संपत्ति 78 करोड़ के आसपास, 77.5। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मांग 78 करोड़। बीजेपी का यह आरोप है संपत्ति की सही वैल्यूएशन हलफनामे में दी ही नहीं है और चुनाव आयोग से झूठ बोला है। इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका वाड्रा और उनके पति करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद 11 साल से इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं।
बीजेपी का आरोप है कि शिमला में प्रियंका वाड्रा का एक बड़ा बंगला है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई गई है, लेकिन ये असल कीमत जो बताई जा रही है असल कीमत का सिर्फ 10% है। The affidavit of Priyanka Vadra makes important disclosures. It is very clear that both she and her husband, the Vadra family, have tax liabilities or they owe the income tax department more than their combined asset base. In fact, it is to the tune of 80 crore rupees. Imagine if out of power they are doing tax chori of 80 crore rupees. In power, what they would have done. And the question also arises that if 80 crore rupees is the tax liability on them, what is their actual income? That is also a question mark. This is land chore and tax chore party. इतना असेट नहीं होता, इनकम नहीं होता, 10 गुना ज़्यादा खड़ा कर दिया जाता है, जोड़ जाड़ करके फिर अपील में जाया जाता है। क्या उसका फैसला हो गया है क्या? ये अनपढ़ लोग हैं, ये जानते नहीं कि इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग्स में और जगह के प्रोसीडिंग में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऐड कर दिया जाए, उसको कहते हैं एडिशन करना होता है। तो जब फाइनल एडजुडिकेशन हो जाएगा तब आरोप लगाएं तो समझ में इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। अब आपको हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के साइड इफेक्ट दिखाते हैं साहब। ये बड़ी खबर है आज की। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए, मतलब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, एक भी। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस की स्थिति यह कि हरियाणा हारते ही देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का सिंबल यूपी से गायब हो गया साहब। अभी जो उपचुनाव होने 9 सीटों की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वो साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब यूपी में महागठबंधन का सिंबल सिर्फ साइकिल होगा। अब कांग्रेस कहां गई? हाथ नहीं, एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। अखिलेश यादव ने खुद पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत, ये पोस्ट आपके सामने चल भी रहा है, जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, हमने फिर लड़ा ही नहीं चुनाव। इंडी गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रही है। ये तो अखिलेश यादव जी का पक्ष हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक फोटो भी पोस्ट की है, देखिए हाथ ऐसे लिए हुए, राहुल गांधी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये संभवतः डैमेज कंट्रोल है, एक भी सीट नहीं। मतलब वो कह रहे हैं 1-2 मिल भी रही थी तो सम्मानजनक नहीं थी कांग्रेस के लिए, तो लड़ना ही नहीं। अब जितने उम्मीदवार सब साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल। सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति के तहत यह फैसला किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद ये कुर्बानी देनी पड़ी। अब ये क्या लग रहा है, हरियाणा में जो हाल हुआ उसके बाद अब सब सहयोगियों और इंडी गठबंधन में कांग्रेस घिर रही है, बार्गेनिंग पावर कम हो रही है। यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है साथ की फैसला आपसी सहमति से और जीत की संभावनाओं के आधार पर लिया गया। जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारने की जगह उपचुनाव से दूरी बनाना ठीक समझा। क्यों? कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में यूपी उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी। 5, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया था 5 सीटें कांग्रेस। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले 2 सीटें देने को तैयार थी। बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद वो एक और सीट देने को तो कहा कि मैक्सिमम 3 ले लीजिए। वो भी शायद आया कि भाई साइकिल के चुनाव चिन्ह पर या मैक्सिमम 2 सीट 3 सीट। कांग्रेस ने इस बात का कंफर्मेशन भी किया कि सम्मानजनक सीट ना मिलने की वजह से हम उम्मीदवार नहीं उतार रहे। ये एक वजह है। कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों से दूरी बनाना बेहतर समझा और अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार वो नहीं उतारेगी। वो इंडी गठबंधन की पार्टियों को अपना समर्थन देगी। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका लग गया है। पहले चर्चा थी कि एनसीपी शरद पवार गुट 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट को 100-100 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 185 अब हो गया है। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर आपसी विवाद के बाद जब कोई सहमति नहीं बन पाई तो शरद पवार ने मध्यस्थता की और फैसला हुआ कि महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 26 सीटों पर अभी फैसला होना बाकी है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी बैकफुट पर नजर आ गई है। शिवसेना उद्धव गुट को सिर्फ 85 सीटें मिली हैं।
अच्छा, 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन था ना, उस वक्त शिवसेना को 126 सीटें मिली थी, 126। अभी 85 क्या मिला उद्धव ठाकरे को? उस समय उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें कम सीटें दी, जबकि आज जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ है तो उन्हें सिर्फ 85 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये हरियाणा में हार का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी को यूपी में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कह रही है बेमेल गठबंधन है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। सुनिए। बातचीत तो रोज ही होती रहती है और विशेष रूप से इन 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ में शुरू से चर्चाएं होती रहीं और स्वाभाविक है कि जब कोई कॉमन डिसीजन पर नहीं पहुंचे जहां पर सर्वसहमति हो तो कोई ना कोई बीच का मार्ग निकालना होता है। और इस समय में कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि ये समय आपस में लड़ने के बदले अगर समाजवादी पार्टी को इस चीज़ का आश्वासन है कि वो बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं तो हम सब उनका साथ दें और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ शिकस्त तो हार। ये गठबंधन चला है और चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीट समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर लड़ी जाएगी और 9 की 9 सीट पीडीए गठबंधन जीतेगा, पीडीए पावर जीतेगा। जहाँ तक जिस आशय से आपने सवाल किया है तो ये हमारे नेताओं में बात हो चुकी है कि ज़रूरी नहीं कि चुनाव चिन्ह अलग अलग होकर लड़े जाएं। इस समय ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश की जनता को नफरत वाली राजनीति से बचाया जाए। कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। उधर अंकारा में हुए आतंकवादी हमले के कुछ ही घंटों बाद तुर्की ने अपने 2 पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए। इनसाइड स्टोरी अंकारा अटैक की, देखिए अब आप। तुर्की पर आतंकी हमला। एर्दोआन ने ले लिया बदला। तुर्की के टीएआई हेडक्वार्टर में घुसे आतंकी, बदले में 30 आतंकी ठिकाने तबाह। अंकारा में 26/11 जैसा अटैक। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3 और टारगेट नंबर 4। तुर्की ने ऐसे 4 नहीं बल्कि 30 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है और ये सभी एयर स्ट्राइक तुर्की में हुए आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर हुए हैं। तुर्की एयरफोर्स का दावा है कि आतंकियों के जो ठिकाने तबाह किए गए वो सभी ठिकाने सीरिया और इराक में मौजूद थे। यानी कि आतंकी हमले का बदला लेने के लिए तुर्की ने अपने पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकियों को मारा है। इन हमलों में तुर्की ने 5 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। कल देर शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में टीएआई यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया था। बताया गया कि एक कार से 3 आतंकी टीएआई हेडक्वार्टर पहुंचे और कार से उतरते ही उन्होंने एक जोरदार धमाका किया जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों आतंकी गोलियां दागते हुए टीआई हेडक्वार्टर के भीतर घुस गए। दोनों आतंकवादी असॉल्ट राइफल से लैस थे। उनकी पीठ पर बैग बंधा था जिसमें गोलियां, ग्रेनेड और खाने पीने का सामान था। यानी आतंकी पूरी तैयारी से आए थे। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था।
अंकारा में आए ये दोनों आतंकी कसाब और उसके साथियों की तरह हाथ में हथियार और पीठ पर बैग बांध कर आए थे। इन आतंकियों ने टीएआई हेडक्वार्टर में घुसकर 8 लोगों को बंधक भी बना लिया था, ठीक उसी तरह जैसे मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। हमले की खबर मिलते ही तुर्की की स्पेशल ऑपरेशन टीम भी मौके पर पहुंच गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से टीएआई हेडक्वार्टर के बाहर ड्रॉप किया गया, जिसके बाद वो तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ भागते दिखाई दिए। इसके कुछ ही मिनटों बाद खबर आई कि दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि एक आतंकी ने आत्मघाती विस्फोट में खुद को पहले ही उड़ा लिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए। Etkisiz hale getirilmiştir. Frekans karışıyor. Maalesef değerli arkadaşlar 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. इसके बाद एर्दोआन ने भी ट्वीट किया और कहा, तुर्की रक्षा उद्योग के प्रमुख संगठनों में से एक टीएआई के विरुद्ध आतंकी हमला हमारे देश के अस्तित्व, हमारे राष्ट्र की शांति और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किया गया एक घिनौना हमला है। सभी प्रकार के आतंकी खतरों और उनके समर्थकों के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये वही तुर्की है जो गाजा पर इजराइल के हमले का सबसे बड़ा विरोधी है। एर्दोआन कई बार गाजा पर इजराइल का हमला बंद करने की मांग कर चुके हैं और खुद आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। एर्दोआन ने इजराइल पर हमास के हमले को भी कभी गलत नहीं ठहराया, लेकिन गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार करार दिया। उन्होंने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं निकाला, लेकिन गाजा में मारे जा रहे हमास के लड़ाकों को मासूमों पर इजराइल की क्रूरता कहा। आतंकियों ने जब कल तुर्की की राजधानी में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। और अब आपको बताएंगे किस तरह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान दाना की दहशत है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की तरफ ये तेजी से बढ़ रहा है। दाना की दहशत अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण। दाना की दहशत, तबाही @ 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ओडिशा बंगाल में अलर्ट। दाना की रफ्तार, प्रशासन कितना तैयार। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस तूफान के खतरे की आहट साफ दिखाई देने लगी है। दाना तूफान ओडिशा और बंगाल के तट से जिस वक्त टकराएगा, इसकी रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 2 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तूफान की वजह से ओडिशा और बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र तूफानी चक्रवात दाना में बदल जाएगा। इसका अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार समेत 6 राज्यों में इस तूफान का असर हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कई स्थानों पर 1 फुट से ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के आसार हैं। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दाना के खतरे को देखते हुए अब तक 1,59,837 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला है। इनमें से 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ओडिशा में चक्रवात की आशंका को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी 26 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा भी टल गया है। चक्रवात की वजह से ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में अगले 2 दिन भारी वर्षा हो सकती है। चक्रवात की आशंका को देखते हुए 10 तटीय जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं पर्यटकों से शहर खाली करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पर्यटकों को अगले 2 दिनों तक पुरी की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। इस चक्रवात की वजह से ओडिशा से गुजरने वाली 178 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पुरी हावड़ा रूट पर 25 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की गई हैं।